नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और स्वागत है आपका हिंदी दिवस से जुड़ी हमारी खास पेशकश में। हिंदी जो न केवल भारत की आत्मा है बल्कि लाखों दिलों की धड़कन भी है। भारत में तमाम भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा की अपनी एक खूबी भी है। किसी भाषा का महत्व दूसरी भाषा से कम नहीं है, लेकिन हिंदी शुरू से भारत की पहचान रही है और यह हमारी राजभाषा भी है। आजादी के बाद 1949 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा घोषित किया गया है, जिसके बाद यह केंद्र सरकार के कामकाज और शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। हिंदी साहित्य ने कबीर, तुलसीदास से लेकर प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा जैसे साहित्यकारों के योगदान से समृद्धि पाई और साहित्य, सिनेमा, शिक्षा और संचार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। बॉलीवुड और डिजिटल मीडिया ने हिंदी को विदेश तक पहुंचा दिया। यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व के कई देशों में हिंदी बोलने वाली आबादी अब बढ़ रही है। कई विदेशी विद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर हिंदी को बढ़ावा देने की मांग उठती रही है। हालांकि अंग्रेजी और अन्य वैश्विक भाषाओं की तुलना में हिंदी को अभी और रास्ता तय करना है। क्या आपने कभी सोचा कि वैश्विक मंच पर हिंदी की स्थिति क्या है और क्यों दक्षिण भारत में कई बार हिंदी का विरोध देखने को मिलता है? दरअसल दक्षिण भारत में हिंदी विरोध की शुरुआत साल 1937 से 40 के दौरान में मद्रास प्रेसिडेंसी यानी कि आज के तमिलनाडु में हुई थी। 1937 में स्कूलों में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा लागू करने के विरोध में यह पहली बड़ी कार्रवाई हुई, जिसे ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में विरोध वाले प्रदर्शन ने बढ़ावा दिया। इस विषय को हमने व्यापक तौर पर जाना। अब आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इन सवालों के जवाब तलाशते हैं और हिंदी के गौरवशाली सफर को करीब से जानते हैं। तो आज पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है, लेकिन ये हिंदी दिवस के साथ साथ हिंदी भाषा के लिए भी विशेष दिन है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हिंदी प्रोफेसर है हमारे साथ भूपेंद्र सुलेरे जी। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। साहित्यकार रक्षा चौबे हैं हमारे साथ। रक्षा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ बेहतरीन कवि और साहित्यकार मनीष बादल भी हमारे साथ हैं। बादल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र जी मैं आपसे ही करूंगा। हिंदी प्रोफेसर हैं सर आप। हिंदी की गूढ़ रहस्य से लेकर हिंदी की व्यापकता को बखूबी आप समझते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षकों को पढ़ाते हैं और छात्रों को भी पढ़ाते हैं। लेकिन सर, हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा तो घोषित कर दिया गया, लेकिन इतनी व्यापकता होने के बावजूद हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित ना किया जाना, क्या ये अपने आप में कमी है? भूपेंद्र जी, आपका माइक शायद म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए सर। जी सर, आवाज आ रही प्लीज। जी ऋषभ जी, निश्चित रूप से देखिए, आज हिंदी दिवस है। सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से प्रेषित करता हूँ और उनको शुभकामनाओं को तरह मैं बधाई भी देता हूँ। देखिए, निश्चित रूप से जब देश की आजादी की बात की तो आजादी के लिए एक संचार की एक भाषा की आवश्यकता थी, जो एक संवाद के रूप में, एक संवाहक के रूप में हो। हमारे देश की ये विविधता रही है कि हमारे यहाँ भाषाएं और बोलियां इतनी संपन्न और इतनी विविधतापूर्ण रही है कि इनके बारे में, और हम लोग इसके मामले में बहुत ही धनाढ़ रहे हैं। चाहे बौद्धिक रूप से, चाहे आप पूरा विश्व गुरु का काल देख लें। और देवनागरी लिपि हिंदी की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है और संस्कृत भाषा निश्चित रूप से अपने आप में एक संपन्न भाषा है। भाषाओं की जननी है संस्कृत। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी दक्षिण भाषाएं हैं, जितनी भी हैं, उनकी सबकी जननी है मूलतः रूप से। तो मूल रूप से संस्कृत ही हमारी संस्कृत भाषा है। लेकिन जब आप अगर उस समय की पृष्ठभूमि देखें और इस भाषा, भारत जैसे विकसित विशाल देश ने अन्य भाषाओं को भी पोषित होने के लिए जगह दी, चाहे वो मुगल काल आए हो, चाहे वो अंग्रेज के काल में आए हो, चाहे वो उर्दू का हो, चाहे फारसी का हो, चाहे वो चीनी यातायात के लोग आए हो, चीनी लोग आए हो, उनकी भाषाओं का रूप में हो, और भारतीय दर्शन की, भारतीय चेतना की, भारतीय राष्ट्रीय ज्ञान की, और उस तक का प्रसार राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में दूसरे देशों ने जाना भी। लेकिन जब हम अगर वर्तमान समय में अगर बात स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो जब उस समय कांग्रेस बनी और कांग्रेस ने जब महात्मा गांधी खुद मूल रूप से उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि देश को एक जोड़ने वाली भाषा, एक संचार, एक संवेदना, एक
संप्रेषण की भाषा सिर्फ हिंदी हो सकती है। और हिंदी का जय घोष के साथ उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया देश की आजादी का, और उसके फलित हमने देखा। और उस समय भी हमारे मूलतः रूप से लगभग भारत में 2200 भाषाओं का एक बड़ा जाल था, और उनमें हजारों बोलियां थी। इनके साथ साथ राष्ट्र के उद्घोष के साथ चले, लेकिन उसके साथ भी हमारी भौगोलिक और सांस्कृतिक परंपराएं अलग अलग हैं, तो उसके साथ साथ हिंदी का विरोध भी हुआ बाद में। लेकिन जब भी देश की अस्मिता के रूप में कभी भी अगर आई, तो भाषा और भाषाई और क्षेत्रवाद को छोड़ के हम सारे लोग एक ही उद्घोष में डूबे। इसके अनेक उदाहरण हैं, और हम जो देखते हैं कि शिक्षा के मायने हमेशा अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के मायने सिर्फ सबके एक हो सकते हैं। अभिव्यक्ति किसी भी भाषा से हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण की एक भावना हो सकती है। इसके लिए जिस तरह से आपने कहा कि एक राष्ट्र रूप में एक राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बन सकी, इसके लिए निश्चित रूप से सरकार की कुछ व्यवस्थाएं थी और दक्षिण का कुछ विरोध था। उसके साथ इसको हमेशा लंबे टोल पे टाला गया। लेकिन आज यह भाषा बड़ी धनाढ्य है, और इसको भाषा में आज जब राजनीतिक रूप से इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो हमने देखा है कि वर्तमान सरकार ने 2011 के बाद से, जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है और एआई जैसे टूल्स आए हैं, जो हिंदी भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उसके बाद लोग जानने लगे हैं। अनुवाद की एक ट्रांसलेशन की एक विधि आई है, जो कि अनुवादक के रूप में भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा ज्ञान को जानने के लिए लोग समझने लगे, और उसका उपयोग टूल्स के रूप में होने लगा। तो भारत की भाषा हिंदी और समृद्ध हुई, और उसकी और वैश्विक रूप से उसके परिपट में आई। आज लगभग 60 करोड़ लोग भाषा को बोलते हैं। ये तीसरी भाषा बोलने वाली है। निश्चित रूप से यूएनओ ने, जब हमारे राज्य के नेता, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी भाषा अपना एक संप्रेषण पूर्ण देश को, पूरे वैश्विक रूप से एक संप्रेषण दिया था, और उसकी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और उस तरह से, और उनके जो कैबिनेट के लोग हैं यूएनओ में, और वैश्विक रूप से कहीं पे भी देश में जाते हैं, अपनी भाषा का संवर्धन करते हैं, हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वो अच्छा भूपेन जी नहीं है। भूपेन जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, लेकिन एक सवाल बड़ा उठता है। अगर हम जापान की बात करते हैं, जापान कैसा देश है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जापान में जितने भी सरकारी विभाग में कामकाज होते हैं, जितना भी कॉरपोरेट सेक्टर है, जितना भी कम्युनिकेशन होता है, जापानीज लैंग्वेज में होता है। जापान की क्या स्थिति है? सेम कंसेप्ट चाइना में भी है। कई बार जो भाषा है वो विभागों की कामकाज में और बहुत सारी जगहों पर लैंग्वेज बैरियर बन जाती है। तो क्या अगर हिंदुस्तान में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए, तो क्या बहुत हद तक चीजें सामान्य हो सकती हैं या और बेहतर हो सकती हैं? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, इसके लिए एक नया कदम सरकार ने उठाया है। देखिए, एकदम से किसी चीज को हम लागू करते हैं तो उसकी एक श्रृंखला शुरू करिए। नेप 2020 जो मातृभाषा के रूप में शिक्षण के रूप में जो नई शिक्षा नीति लाई गई है, वो सिर्फ इसी गौरवान्वित करने के लिए है कि मातृभाषा से लोग आपने जो विलुप्त होते जा रहे हैं, अंग्रेजी को जिस तरह से लोगों ने रोजगार परक भाषा और एक सम्मान की भाषा को जिस तरह से, तो उस के रूप में नई सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लाई है, उसमें लगभग 11 भाषाओं के मातृभाषाओं में अपने पाठ्यक्रम को लागू करते हैं। जब मातृभाषा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, तो निश्चित रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी स्थापित होगी। ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीका है सरकार का, और ये और इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन काम बहुत बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, आता हूं वापस से आपके पास भूपेंद्र जी। हमारे साथ मनीष बादल जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, वैसे तो आप बेहतरीन कवि हैं, और मैं कुछ सवाल पूछूं इससे पहले 4 लाइन हो जाएं हिंदी दिवस पर, हिंदी भाषा पर। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा विलंब से ज्वाइन कर पाया, क्योंकि अभी एक कार्यक्रम चल रहा था रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का जी, वहीं से आने में 5 मिनट विलंब हुआ। चलिए, जैसा कि आदेशित हुआ है, मैं आपको अरे सर, आदेशित नहीं, ये अनुरोध है। जी जी मनीष जी, मैं आपको एक दो मुक्तक सुनाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर सवाल जवाब की श्रृंखला पे आते हैं। हिंदी का सम्मान तभी है जब हिंदी में काम करें। देखिए, मैं इस मुक्तक के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि हिंदी पखवाड़ा मनाना अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे हमारी जो सोच है, जो हम हिंदी को जिस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं, क्या वो सार्थक दिशा में जा रही है? तो ये मुक्तक सुनाता हूं आपको कि हिंदी का सम्मान तभी है जब हिंदी में काम करें, चिंतन और मनन हिंदी में
हम तुम आठों याम करें, केवल हिंदी पखवाड़े से काम नहीं चलने वाला, वर्ष के पूरे 12 महीने हम हिंदी में काम करें। वर्ष के पूरे 12 महीने हम हिंदी के नाम करें। एक मुक्तक मैं और सुनाता हूं, इस माध्यम से एक साहित्यकार होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूं, बड़े मतलब मेरी तरफ से ये बात समझिए कि पूरे साहित्यकारों की बात जा रही है आप तक, कि हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है, हमने इसमें इतने पर्यायवाची शब्द देखे हैं कि हमें अपनी बात कहने में, खासकर जो छंद युक्त रचनाएं लिखते हैं लोग, जैसे दोहे हुए, मुक्तक हुए, गीत हुआ, गजल हुआ, उसमें जो अपनी बात कहनी होती है, हमारे पास इतने शब्द होते हैं कि मात्रा भार की परेशानी नहीं आती, विकल्प बहुत मिल जाते हैं। अगर हमको हवा कहनी है तो हवा में 1 और 2 की मात्रा होती है, लेकिन अगर हमको 2 1 की मात्रा चाहिए वहां पे और हवा सही नहीं बैठ रहा है तो हम वहां पे वायु कह के अपना काम चला लेते हैं। अगर हमको वहां पे 1 1 1 की मात्रा चाहिए तो हम वहां पे पवन कर देते हैं, वहां पे हम समीर कर सकते हैं। तब एक मुक्तक आपके सामने रखता हूं। किसी नवजात को जो माँ सदा आराम देती है, किसी नवजात को जो माँ सदा आराम देती है, सुरक्षित जो पिता की छाव में बेटी चहेती है, पिता मसीह लेखन में मेरी भाषा मदद करती, पिता मसीह लेखन में मेरी भाषा मदद करती, कभी जो भाव से भटकूं तो हिंदी थाम लेती है। बहुत बढ़िया। कभी जो भाव से भटकूं तो हिंदी थाम लेती है। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। ये 2 मुक्तक के माध्यम से मैंने अपनी बात रखी आपके सामने कि हिंदी का महत्व क्या है और साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी बहुत महत्व है, उस पे हम आगे आएंगे परिचर्चा में। इसी पे आते हैं मनीष जी, यहीं से शुरुआत करते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की आप बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान में जगह मिली। अनुच्छेद 343(1) में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा के तौर पर घोषित किया गया। 1943 में 53 में हमने पहली बार हिंदी दिवस मनाया। जब क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान में जगह मिल सकती है तो हिंदी भाषा, जो कि दुनिया की 4थी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, हिंदी भाषा जिसमें अधिकतर काम भारत में होता है, क्या इस भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया जाना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है। ये बहुत ज्वलंत सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल काफी समय से पूछा जा रहा है, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य ये है कि किसी भी सरकार ने इस दिशा में बहुत पुख्ता कार्यवाही नहीं की है, सोचा नहीं है इस विषय में। इसका कारण मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे समझ में आता है वो ये कि कुछ क्षेत्रीय भाषाएं, कुछ जो दूसरे राज्य होते हैं जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, कई बार देखते हैं वहां विरोध होता है। लेकिन अभी धीरे धीरे हमने ये देखना शुरू किया कि जो हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है वहां पे हिंदी को स्वीकार किया जा रहा है। अगर हम आजादी के पहले की बात करें, आपने अभी शुरुआत में ये बात कही है, मैं करीब करीब उसी बात को दोहरा रहा हूं कि महात्मा गांधी ने जब आजादी के पहले जो जितने भी भाषण दिए, जितनी भी सभाएं करी, वो सभी भाषाएं वो हिंदी में संबोधित करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिंदी हो सकती है। आप अगर, मैं नाम उन्हीं का ले रहा हूं जिसको कि सभी श्रोता समझ सकते हैं, अगर आप सुभाष चंद्र बोस को लीजिए, वो बंगाल से आते हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उन्होंने ये बात हिंदी में कही। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है वहां के नेता आगे आते हैं और हिंदी में भाषण देते हैं, हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा लेकिन मनीष जी एक जानकारी भूपेंद्र जी अभी दे रहे थे और खबरों में भी हैं ये बातें कि जो बीजेपी है, जो अभी फिलहाल की सरकार है, वो हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाने जा रही है। हिंदी पखवाड़ा दिवस, जाहिर सी बात है हिंदी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अब हिंदी की व्यापकता भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जब से सोशल मीडिया में लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगे हैं, हिंदी लैंग्वेज की डिमांड बहुत ज़्यादा, जब से AI टूल आने लगे हैं, तब से अलग अलग तरीके से लोग हिंदी की डिमांड करने लगे हैं। लेकिन इसके अलावा भी, इससे इतर भी हम देखें तो हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाना क्या काफ़ी होगा?
क्या इस लैंग्वेज को, क्या इस भाषा को, जो बहुत सारी भाषाओं की जननी है हिंदी भाषा, क्या इसे राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैं उसी बात पे आ रहा था और अभी मैंने पहले मुक्तक में यही बात कही कि केवल हिंदी पखवाड़े से काम नहीं चलने वाला, वर्ष के पूरे 12 महीने हम हिंदी में काम करें। तो वर्ष के 12 महीने काम होना चाहिए। निश्चित रूप से ये सरकार काफी प्रयास कर रही है और मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद बस इसी सरकार से दिखाई देती है कि अगर आने वाले समय में हिंदी राष्ट्रभाषा हो पाई तो हमारी सरकार निश्चित रूप से उसका मुख्य योगदान रहेगा और इस पे काम हो रहा है। जैसा कि अभी सुलेरे जी ने कहा, मैं उस बात का समर्थन करता हूं कि वो श्रृंखला स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले हम हिंदी का प्रचार प्रसार छोटे लेवल पे कर रहे हैं, पखवाड़ा मना रहे हैं, उसको और आगे धीरे धीरे लेके जाएंगे, धीरे धीरे हम और प्रदेशों में जाएंगे, इसको फैलाएंगे, फिर उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है। और जिस दिन हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी, मैं आपको ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा जिस दिन संविधान से दर्जा पाती है तो ये जो अंग्रेजियत हमारे पे हावी हुई है, कहीं ना कहीं हमको बल मिलेगा कि हम अपने हिंदी को आगे लेके चले, चाहे वो कंप्यूटर का काम करना हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा की बात हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो। निश्चित रूप से हिंदी में हम काफी कुछ आगे जा सकते हैं और विश्व में अपने हिंदी का पताका फहरा सकते हैं। और ये काम बहुत जल्दी होगा, मुझे ऐसा विश्वास है कि और इस पर काम होना शुरू हो चुका है। मनीष जी, अगर सितारों की हम बात करें या हम इससे राजनीति से इतर की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं अब दुनिया के अलग अलग कोनों में इस भाषा को पहुंचाने का काम बहुत पहले से अब शुरू हो चुका है। ठीक है, वापस से आता हूं हमारे विश्व के 150 से ज्यादा देशों में आज हिंदी बोली जा रही है और ये सर्वमान्य है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर में ये राष्ट्रभाषा होगी और उसके बाद हिंदी का मॉरिशस जैसे देशों में तो ये आधिकारिक लैंग्वेज है साहब, और व्यापकता इसकी बढ़ती चली जा रही। ठीक है, वापस से आता हूं आपके पास। रक्षा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रक्षा जी, हिंदी भाषा को लेकर हम बातचीत कर रहे थे कि इतनी गूढ़ लैंग्वेज है, इतनी व्यापक तौर पर हिंदी भाषा का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है, इसके बावजूद हिंदी सिर्फ अभी तक राजभाषा ही है, राष्ट्रीय भाषा घोषित क्यों नहीं हो रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन आपसे इस कथन के साथ साथ मैं एक चीज और समझना चाहूंगा रक्षा जी, चूंकि आप साहित्यकार हैं, हिंदी को बहुत अच्छे से समझती हैं, हिंदी में क्या शुद्धता की अब बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है आपको? क्योंकि अब जैसे स्लैंग वर्ड्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, पहले ये चीजें नहीं चलती थी, पहले नीट एंड क्लीन हिंदी बोली जाती थी, अब तो हिंदी भी उसी में उर्दू भी उसी में फारसी भी उसी में इंग्लिश भी, अब बहुत ज्यादा मिक्स वेज परोस के दिया जाता है। तो क्या शुद्धता की बहुत ज्यादा जरूरत है? रक्षा जी, रक्षा जी सुन पा रही हैं? तो हिंदी दिवस नमस्कार, आप मेरी आवाज आ रही है? आपको भी बहुत शुभकामनाएं रक्षा जी, आ रही आवाज। देखिए, ये तो जो मैं समझती हूँ इस विषय में, अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी तरह से विषय प्रवर्तन किया है और मनीष जी का एनहांसमेंट भी हम सबने सुना। दरअसल हिंदी को राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा के बीच में जो कहीं पर हम फंसा हुआ देखते हैं, उसमें जितनी हम सरकारों की भूमिका देखते हैं उतनी भूमिका मुझे लगता है कि हम सब हिंदी बोलने वालों की भी होती है। और हम किस भाषा को स्वीकार करते हैं, किस पैटर्न में हम उसे देखते हैं, और भाषाओं की तुलना में कमतरी और बढ़तरी का जो हमने एक फॉर्मूला सेट करके रखा है, कहीं पर ये भाषा इतने बड़े हिंदी बेल्ट में बोले जाने के बाद भी बहुत ज्यादा अपने आप को सफोकेटेड फील करती है, छटपटाहट महसूस करती है। उसके छोटे छोटे से कई कारण हैं और कारण जो है वो हमारे बीच से ही निकल के आते हैं। तो पहला कारण तो मैं ये समझती हूँ कि एक सूत्र भाषा के रूप में अगर हम देखते हैं तो हिंदी की व्यापकता बाकी भाषाओं की तुलना में काफी अधिक है और इस वजह से हिंदी को हमें एक सूत्र भाषा के रूप में पहचाने जाने की और दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। और इस दिशा में जो काम हो रहे हैं वे बेहद प्रशंसनीय है और बहुत जल्दी हम इसके अन्य परिणाम भी देखेंगे। आपने जो बात कही कि हिंदी भाषा में शुद्धता, तो आप सभी से मेरा बड़ा आग्रह है, जितने भी हिंदी बोलने और सुनने वाले आज मौजूद हैं यहाँ पर, उन सबसे मेरा आग्रह है कि हिंदी अन्य भाषाओं से आए शब्दों को उनकी वर्तनी के साथ, उनके भाव के साथ और उनके मूल विचार के साथ स्वीकार किया है। और अब वे शब्द हिंदी से दूसरी भाषाओं जैसे कि अरबी, फारसी या और दूसरी भाषाओं से आने के बाद भी हिंदी के ही शब्द अनुभव होने लगे हैं। तो देखा जाए तो हिंदी के साथ स्लैंग बोलते हो जब, तो स्लैंग का सीधा सा आशय अंग्रेजी की तरफ जाता है।
तो मेरा ये कहना है कि भाषा की शुद्धता को बचाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व बनता है। दूसरी भाषाओं से आए शब्द अगर हिंदी भाषा में हिंदी भाव के साथ स्वीकार कर लिए गए हैं तो अब वे विदेशी शब्द रह ही नहीं गए, अब वे हमारे शब्द हो चुके हैं। अरबी फारसी से आए न जाने कितने ऐसे शब्द हैं जिन्हें कि हम बार बार इतनी बार बोल चुके हैं कि वे हमें अपनी भाषा के शब्द लगने लगे। ऐसे में मैं समझती हूँ कि विदेशी भाषा के तौर पर हमें सिर्फ अपने लोगों को खुद को ये समझाने की जरूरत है कि भाषा के गौरव बोध के साथ आगे बढ़ने में कोई कमतरी नहीं है। और दूसरी भाषा सीखने का आशय अपनी भाषा के साथ कोई विभेदीकरण करना या उसे कम समझना नहीं है। आमतौर पर यह हो गया है कि एक अच्छी हिंदी बोलने वाले की तुलना में एक बेशक औसत अंग्रेजी बोलने वाले को वरीयता दी जाने लगी है क्योंकि बाजार की भाषा है। तो अगर हम हिंदी को भी वैश्विक बाजार की भाषा की तरफ ले जाते हैं तो जो वरीयता और जो अग्रगण्यता आज अंग्रेजी को मिल रही है वो कल हिंदी को मिलने। अच्छा, लेकिन रक्षा जी माफ कीजिएगा, रक्षा जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, टोक रहा हूँ। आप विश्व पटल की बात कर रही हैं, लेकिन क्या कई बार ये भी अनुभव किया जाता है कि दक्षिण भारत की अगर हम तरफ जाते हैं, महाराष्ट्र कई बार विवाद की स्थिति में, वहां पर भाषाओं को लेकर विवादित स्थितियां देखने को मिलती है, तमिलनाडु में देखने को मिलती है। दक्षिण भारत की अगर ओर हम जाते हैं तो कई बार भाषाओं को लेकर वहां पर विवाद की स्थिति बन जाती है। और ये विवाद अभी का नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी विवादित स्थितियां देखने को मिल रही हैं। क्या इस पर भी काम किया जाना चाहिए? क्या दक्षिण भारत के लोगों को यह समझना होगा कि हिंदी भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी ही आपकी लैंग्वेज है, हिंदी ही आपकी लैंग्वेज की जननी है? देखिए सोनी जी, मेरा विशुद्ध मन से ये मानना है कि जब भी हम किसी के पास मातृभाषा को लेकर उसकी भावभूमि के साथ छेड़छाड़ करने के लिए पहुंचते हैं उस समय हमें एक अलग तरह के अग्रेशन का सामना करना पड़ता है जो हमें लंबे समय से दक्षिण भारत की तरफ से देखने में आ रहा था। अगर दक्षिण भारत को हिंदी सीखने की आवश्यकता है तो उत्तर भारत के लोगों को भी तो तमिल सीखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। हम में से कितने उत्तर भारत के हैं जो संगम साहित्य से परिचित हैं? अगर तमिल भाषा संस्कृत से निकल के आती है और हिंदी भाषा संस्कृत से निकल के आती है तो नॉर्थ इंडियंस को भी तो तमिल या तेलुगु या मलयालम उतनी ही प्रेम, उतने ही क्या कहते हैं स्नेह के साथ सीखना चाहिए ना। लेकिन रक्षा जी, कई बार देखिए, कई बार ये देखा गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध नहीं होता, चूंकि हिंदी राष्ट्र भाषा बनाई जा सकती है, अभी तो राजभाषा है, राष्ट्र भाषा बनाई जा सकती है, इस ओर काम किया भी जा रहा है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज का विरोध देखने को मिलता है। क्षेत्रीय भाषा का अपमान कोई नहीं करता, लेकिन अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर हिंदी लैंग्वेज का कई बार अपमान देखने को मिलता है। ये सिर्फ इसलिए है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता। हमें दक्षिण भाषी हमारे भाई बहनों के मन में भी इस बात का एक कोमल फूल खिलाना होगा कि हिंदी उनकी अपनी भाषा है और हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि बृहत्तर समाज के द्वारा स्वीकार्य भाषा है, इसकी एक वैदेशिक स्थिति है, का एक विश्व मूल्य है इस भाषा में। इसके बाद इसका जो व्याकरण है वो तमिल भाषी या दक्षिण भाषी भाई बहनों के सीखने के लिए भी मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, बहुत खूब बात कही आपने रक्षा जी, बहुत बढ़िया बात कही। समय की मेरे पास बाध्यता है, लास्ट कमेंट में भूपेंद्र जी आपसे ले लेता हूं। अगर सरकार जिम्मेदारी उठा रही है हिंदी को विश्व पटल पे रखने की, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय नागरिकों की भी है। अक्सर देखने को मिलता है अभी के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को वरीयता देते हैं, बच्चे को इंग्लिश की छोटी सी ग्रामर आती है, हिंदी का ज्यादा गुण ज्ञान नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को भी जानकारी देना चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये जिम्मेदारी का एहसास कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। भूपेंद्र जी। निश्चित रूप से निस्संदेह ये माना जा सकता है। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि जब हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिस तरह से बन जाती है और रोजगार परक जो भाषा बन जाती है, जब हमारा देश आजाद हुआ और उस समय जब आजाद होने के साथ साथ जब हम नए परिवेश में आए, उस परिवेश में जब शिक्षा नीति की जो अवधारणा थी और वहाँ के हमारे यहाँ विश्वविद्यालय होते हुए भी लोग, उस समय के जो नेता थे वो विदेशों जाते थे और विदेशी इस संस्कृति, विदेशी सभ्यता उसको जानते थे, तो वो यहाँ पे लाने की कोशिश करते थे। तो एक ड्रॉबैक ये भी
बहुत बड़ा जो रिक्त स्थान बना, और उसके कारण हमने अपनी मूल मातृभाषा और जो हिंदी प्रज्वल, जो जिसमें स्वतंत्रता के आंदोलन में एक सूत्रधार के रूप में काम किया, और जिसको रूप में चाहे वो विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के जो नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता में आंदोलन ली, लेकिन उन्होंने उस समय स्वीकृति दी। लेकिन जब इस स्थिति बनी, तो जब हम लोग इस क्षेत्र भाषा में विभाजित हो गए, उस समय एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी। जब राष्ट्रीयता की भावना आती है तो भाषा, क्षेत्रवाद सब कुछ मिटके हम राष्ट्र के प्रति चिंतन करने लगते हो, और अंत में जय घोष होता है। आज वही स्थिति बन रही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी, सनई सनई उसकी इच्छा शक्ति की प्रज्वलता जलेगी। अंत में जय हिंद ही कहा जाता है। भूपेंद्र जी, बहुत खूब आपने बात कही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। रक्षा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बादल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे हिंदी राष्ट्रभाषा की पहचान, क्षेत्रीय भाषाएं भारत की शान। क्षेत्रीय भाषाओं का अपना मान है, अपनी शान है, लेकिन हिंदी को राजभाषा से इतर राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सरकार काम कर रही है, लेकिन लोगों की भी तो जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप में भी जागरूकता होना चाहिए। आपको भी अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा के बारे में बखूबी जानकारी होना चाहिए। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।